11th क्लास में पिछली क्लास हमने अतिव्यापन से ख़त्म की। आज उसी का अगला सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसको हम संकरण के नाम से जानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्यों जरूरत पड़ी संकरण की? अतिव्यापन से सभी अणुओं की आकृति या ज्यामिति का निर्धारण कर पाना संभव नहीं था, इसलिए संकरण की जरूरत पड़ी। जब बेरिलियम में देखा गया, यहाँ बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाई देखिए, तो देखा गया कि इसमें दो के दो ही इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित है, और अगर इसको Cl से जोड़ना है तो इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वही बात बोरॉन में लगी, जहाँ एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, 3 फ्लोरीन को जोड़ना था। वही बात कार्बन में लगी, जहाँ 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे और 4 हाइड्रोजन को जोड़ना था। तब क्या किया गया कि इन्हीं तत्वों को थोड़ी सी ऊर्जा दी गई, इनके इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित कराया गया। इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही उत्तेजित कराया गया, ये अयुग्मित हुए और इन अणुओं का बनना संभव हुआ। तब हमने संकरण की बात की। तो संकरण की परिभाषा क्या होती है, पहले ये सुन लीजिए। जब किसी एक परमाणु के लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के कक्षक, ऊर्जाएं जो है, एनर्जी लेवल जो है वो समान रहेगा और आकृति जो रहेगी वो भिन्न भिन्न रहेगी, ठीक है। तो जब लगभग एक ही आकृति बिल्कुल बदल जाएगी, लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के कक्षक आपस में ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, उस घटना को संकरण और इन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। आपको इस साल फिलहाल 6 प्रकार के संकरण पढ़ने हैं। अगले साल जब आप 12th में जाओगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ोगे, तो 2-3 संकरण वहाँ और नए ऐड हो जाएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d, sp3d2 और sp3d3 इतने संकरण हमको पढ़ने हैं। अलग अलग अणुओं में हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले संकरण के कुछ नियम हैं, वो भी समझ लीजिए। पहला नियम ये बोलता है कि संकरण एक ही परमाणु की घटना है। बोलने का मतलब है इस BeCl2 में केवल Be में संकरण होगा, Cl2 में संकरण नहीं होगा। वो इसके संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेगा। तो संकरण एक ही परमाणु की घटना है। दूसरा, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होगा, क्योंकि वो लगभग एक ही कोष के कक्षक होंगे। जैसे 2s, सेकेंड कोष में 2s और 2p ही भाग लेंगे। हम थर्ड कोष की बात करेंगे तो उसी के 3s, 3p और 3d भाग लेंगे। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि अगले कोष में जाना पड़े, जैसे 3d और 4s में जाना पड़ गया, वो बहुत रेयर केस में होता है। तो संक्रमण में, संकरण की क्रिया में लगभग एक ही कोष के कक्षक भाग लेते हैं, इसलिए ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है। संकरण में जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे। अगर 2 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 2 नए संकरित कक्षक बनेंगे, 3 भाग ले रहे हैं तो 3, 4 भाग ले रहे हैं तो 4। संकरण की क्रिया रासायनिक वातावरण पर निर्भर करती है। कार्बन अगर अलग अलग बंध बनाता है तो उसका संकरण भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये पूरी तरह रासायनिक वातावरण पर निर्भर करेगी। संकरण की क्रिया से अणु की ज्यामिति और बंध कोण का निर्धारण किया जा सकता है। संकरण से ही हमको अणु की ज्यामिति और बंध कोण ज्ञात होते हैं। संकरण की क्रिया द्वारा अणु की ज्यामिति और बंध कोण का निर्धारण होता है। ये बहुत IMP पॉइंट है संकरण के लिए। उसके बाद संकरण में पूर्ण पूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक और रिक्त कक्षक तीनों भाग ले सकते हैं। ये वाला कक्षक पूरा भरा हुआ है, देखो ये आधा भरा हुआ है और ये पूरा रिक्त है। तो संकरण में पूर्ण पूरित, अर्धपूरित और रिक्त सभी कक्षक भाग ले सकते हैं। यदि S और P संकरण हो रहा है तो 50% उसमें S कक्षक का गुण होगा और 50% P कक्षक का गुण होगा। यदि sp2 संकरण हो रहा है तो 33 और 33% में बढ़ जाएंगे। तो जितने कक्षक भाग ले रहे हैं वो बराबर अनुपातों में बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संकरण एक कल्पना है। इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन। हम इमेज कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं जो है वो घटने वाली हैं। सबसे पहला संकरण मैं आपको बता रही हूँ BeCl2 में। BeCl2 में जो संकरण की क्रिया हो रही है, sp प्रकार का संकरण हो रहा है। परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब एक ही परमाणु का एक S कक्षक और एक P कक्षक जो लगभग समान ऊर्जा के हैं किंतु भिन्न आकृति के हैं, आपस में ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा और समान आकृति के नए sp कक्षक बनाते हैं,
तो इसे हम sp संकरण कहते हैं। इन प्रकार के संकरित अणुओं में जो ज्यामिति होगी वो रेखीय होगी और इनका बंध कोण जो होगा 180 डिग्री का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लिखते हैं सबसे पहले बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2। ये है हमारा अंतिम कोष, संयोजकता कोष। मैंने कल भी बताया था किसी भी परमाणु की रासायनिक क्रिया में जब भी बंध बनेंगे अंदर के कोषों का कोई लेना देना नहीं होता, केवल बाह्य कोष जो होते हैं वो अंतः क्रिया में भाग लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप 2s2, यही आपका अंतिम कोष होगा। चूंकि 2s2 शुरू हो चुका है तो 2p भी शुरू है, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। तो ये वाला जो मैंने लिखा है OMGST का मतलब है आउटर मोस्ट ग्राउंड स्टेट, अंतिम कोष की प्रारंभिक अवस्था। अंतिम कोष की प्रारंभिक अवस्था। ये 2s2 है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। अब इसी परमाणु को, इसी बेरिलियम के परमाणु को थोड़ी सी ऊर्जा दी गई और उत्तेजित किया गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो s में था वो उत्तेजित होकर एक इलेक्ट्रॉन p में, दोनों नहीं आएगा भाई, केवल एक ही उत्तेजन होगा। अयुग्मित करना है हमको इलेक्ट्रॉन को, कक्षकों को खाली नहीं करना है। तो इस अवस्था को बोलते हैं अंतिम कोष की उत्तेजित अवस्था, आउटर मोस्ट एक्साइटेड स्टेट। अंतिम कोष की उत्तेजित अवस्था थी, अंतिम कोष की प्रारंभिक अवस्था थी। आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उत्तेजित कराया और ये 2s1 हो गया और 2p 1 हो गया। अब इस क्लोरीन को सुविधा हो गई क्योंकि इसको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब एक क्लोरीन यहाँ से साझेदारी कर सकता है, अपने 7 को 8 इलेक्ट्रॉन में बदल सकता है। दूसरा क्लोरीन भी अपने 7 को 8 इलेक्ट्रॉन में बदलने के लिए काम कर सकता है। पर दोनों क्लोरीन में लड़ाई हो जाएगी कि कौन s के पास जाएगा, कौन p के पास जाएगा। उनकी दुविधा दूर करने के लिए हमने क्या किया, इस s और p को आपस में मिला दिया। मिला करके इनकी ऊर्जा समान कर दी, आकृति समान कर दी और अब किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि क्लोरीन दोनों में से दोनों क्लोरीन कहीं भी जा सकते हैं। तो जब लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान आकृति और समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाएंगे तो इसे हम sp संकरण कहेंगे। तो अगली अवस्था आप लिखेंगे हाइब्रिडाइज्ड अवस्था, जहाँ फिर ऊपर जैसा लिखे वैसा ही लिखेंगे, लेकिन आप 2s1 और 2p1 ना लिख के ये sp संकरित कक्षक हो जाएंगे। यानी इन दोनों में अब s गुण भी होगा और p गुण भी होगा, कोई अलग से s और कोई अलग से p नहीं होगा। जैसे ही संकरण खत्म हो गया वो क्लोरीन का अतिव्यापन शुरू होगा, तो अंतिम अवस्था होगी संकरित और अतिव्यापित अवस्था, हाइब्रिडाइज्ड एंड ओवरलैप्ड स्टेट। आप वैसे ही लिखेंगे और वैसे ही याद करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। अंतिम कोष की जो अवस्था में अब क्या हो रहा है, संकरित अवस्था और अतिव्यापित अवस्था। तो एक क्लोरीन अपने 7वें इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ा बना लेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 यहाँ रहेंगे जिसको आपको शो करने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरा क्लोरीन यहाँ चला गया, तो यहाँ जो ये हुआ क्लोरीन के साथ जो हुआ वो sp-pz अतिव्यापन हुआ। क्लोरीन जब इस sp कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है तो इसे sp-pz अतिव्यापन कहते हैं और ये जो पूरा होता है उसे हम संकरण कहते हैं। ठीक है, अब इस संकरण को आगे बढ़ाना है। ये एक s कक्षक था, है ना, क्योंकि हम 2s यूज किए हैं तो ये 2s 2p और 2p कर लीजिए आप। ये 2s कक्षक था, px था, py था, pz था, जिसमें केवल s और px संकरित हो गए और ये दोनों असंकरित अवस्था में पड़े हैं। तो ये दोनों मिक्स होंगे, आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे और अपनी आकृति और ऊर्जा दोनों बदल देंगे। तो इस आकृति के 2 कक्षक बनाएंगे आप, सामने छोटा लो पीछे बड़ा लो और ये sp कक्षक हो जाएंगे। संकरण का एक नियम यह भी है कि संकरित कक्षकों की ऊर्जा भले ही समान हो, आकृति भी समान हो, लेकिन त्रिविम में उनका विन्यास भिन्न भिन्न रहता है। अर्थात त्रिविम में वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित रहते हैं ताकि उनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकर्षण ना हो। ये 2 कक्षक आपस में ही अतिव्यापित होंगे। देखो, ये एक संकरित कक्षक आया और ये दूसरा संकरित कक्षक, दोनों के लोब एक दूसरे के अंदर अंतर समाहित हो गए। ये 2 कक्षक थे वो, ठीक है, जो त्रिविम में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित हो गए। वो एक सीधी रेखा ही हो सकती है। और उसके बाद ये pz कक्षक है क्लोरीन का, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था। यहाँ पर ये अतिव्यापन हुआ है, sp-pz अतिव्यापन, और ये sp संकरण था। यहाँ से बंध कोण 180 डिग्री आया। ये देखिए रेखीय आकृति बनी, 180 डिग्री रेखीय लीनियर, और इस प्रकार के संकरण को हम sp संकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर?